हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का ये थर्ड पार्ट है। एक्चुअल में इससे पहले वाले दो पार्ट्स में हम लोगों ने ये बात करी थी कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बेसिक रूल्स क्या होते हैं, क्योंकि उन्हें बिना जाने आप कंपाउंड्स को आईयूपीएसी नेम नहीं दे सकते। फिर उसके बाद हमने उनकी कुछ प्रैक्टिस करी थी उसके आगे वाले सेशन में। आज के लेक्चर में हम लोग अपना पूरा फोकस रखेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के ऊपर, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स अगर हमें गिवन है तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे करा जाता है। प्रैक्टिस के साथ हम ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा हर एक यूनिक केस आपके सामने जरूर लिया जाए, ताकि जो कंफ्यूजन्स आते हैं हमें इन कंपाउंड्स का नाम देने में, वो सारे रूल्स हमें अच्छे से पता हो और कोई कंफ्यूजन ना आए। लेकिन अगर आपको इसके बेसिक रूल्स नहीं पता है तो ये मेरी एडवाइस है पहले मेरे बच्चे कि आप उन कॉन्सेप्ट पर जरूर कमांड करिए। कैसे करेंगे? आई बटन पर मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जाकर पहले वो लेक्चर देख सकते हैं। ये इस सीरीज का ओवरऑल 5th लेक्चर है, लेकिन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का ये थर्ड पार्ट है। सबसे पहले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स के ऊपर, उनकी बॉन्डिंग के ऊपर बहुत फंडामेंटल लेवल से एडवांस लेवल तक की बात करी है। और देखो, ये चीजें अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। इसीलिए अगर आपका जरा सा भी कमांड वीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के ऊपर, और साथ ही साथ उनकी बॉन्डिंग के ऊपर, और आईयूपीएसी के रूल्स के साथ, तो मैं जरूर एडवाइस करूंगा कि पहले जाकर ये लेक्चर्स जो आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट दी है, इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर जरूर देख लीजिए। अदरवाइज अगर आप चाहें तो यूट्यूब के सर्च बार पे टाइप कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल बाय केमिस्ट्री कक्षा, तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जहां से आप उसे देख सकते हो। बट अगर आती हैं चीजें तो हम लोग अपने सीधे डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, और ये बात करते हैं कि अगर हमें साइक्लिक कंपाउंड्स का नाम देना है तो हम कैसे वो नेम देते हैं। अब यूजुअली साइक्लिक कंपाउंड्स हम पहचानते कैसे हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स में जो कार्बन की चेन होंगी वो दरअसल में क्लोज स्ट्रक्चर के फॉर्म में अवेलेबल होंगी। जैसे ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड है, और ये कार्बन वापस से पहले वाले कार्बन से कनेक्ट हो गया, तो एक क्लोज चेन बन गई। आप इन स्ट्रक्चर्स को क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, और आप चाहो तो इन्हें साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। दोनों ही सेम चीज के नाम है, अब आप उसे कैसे बुलाना चाहते हो इट इज टोटली अप टू यू। अब देखो, यहां पर अगर नोटिस करें तो इस साइकिल के अंदर 3 कार्बन आ गए। ऐसे ही आप चाहो तो 3 से ज्यादा कार्बन ले सकते हो। यहां पे 4 कार्बन आ चुके हैं, यहां पे 5 कार्बन आ गए, और यहां पे 6 कार्बन आ चुके हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप साइकिल कितनी बड़ी बनाना चाहते हो। और साइकिल के कार्बन्स, ये जो कार्बन साइकिल को बना रहे हैं, आप इनके आगे भी कार्बन की चेन लगा सकते हो, वो सारे सब्स्टिट्यूशन करना अलाउड है। बट कुल मिला के साइक्लिक कंपाउंड्स में आपको कार्बन से बनी हुई एक क्लोज चेन जरूर मिलेगी। वैसे तो साइक्लिक कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में सिर्फ कार्बन की चेन होती है, हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाएगा। लेट्स से यहां पर कार्बन के अलावा अगर मैं नाइट्रोजन डाल दूं, ठीक है, तो ये अपने आप में एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। अब इनके नोमेनक्लेचर हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले हमें इन पे कमांड करना है, होमोसाइक्लिक पे, फिर अगर मौका मिला तो हम हेट्रोसाइक्लिक को पढ़ेंगे। वैसे हेट्रोसाइक्लिक दरअसल में एनसीईआरटी में कहीं पर भी गिवन नहीं है, कुछ स्पेशल कंपाउंड जरूर हैं जिनके नाम आप याद रख सकते हो, लेकिन अगर हमें वक्त मिला तो हम इसे पढ़ेंगे। पहले इस पे कमांड करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो तो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स को नाम कैसे देते हैं। अब साइक्लिक कंपाउंड को नाम देने के 2 मेजर तरीके हैं। पहले तरीके में, पहले टाइप में हम बात करते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स में जो पेरेंट चेन है उसमें कार्बन साइकिल के कार्बन ही आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो साइकिल बनी है उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है और इसके बाहर भी कार्बन प्रेजेंट है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो हमारी पेरेंट चेन हो वो साइकिल हो, और कई बार पेरेंट चेन बाहर हो सकती है। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा साइकिल कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम कि हम पेरेंट चेन कौन सी ले रहे हैं। साइकिल वाली पेरेंट चेन लेंगे तो इसको नाम देने का जो सिंटेक्स है वो अलग है, और अगर साइकिल के बाहर वाले कार्बन पेरेंट चेन बना रहे हैं तो उसके नाम देने का जो सिंटेक्स है, जो पैटर्न है, वो अलग है। तो 1 बाय 1 इसे अंडरस्टैंड करेंगे, और सबसे पहले ये देखेंगे कि यार साइक्लिक कंपाउंड को पढ़ रहे हैं तो साइक्लिक कंपाउंड को थोड़ी इज्जत मिलनी चाहिए। उन्हें हम पेरेंट चेन बना के देखेंगे कि अगर वो पेरेंट चेन बन गए तो कहानी क्या चलेगी। भाई इतनी इज्जत तो देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले उसी के बारे में बात करेंगे कि साइकिल अगर पेरेंट चेन हो जाए तो फिर आप इसे आईयूपीएसी नेम कैसे दोगे। ठीक, आइडिया बड़ा सिंपल है, फटाफट देखते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं, अगर साइकिल पेरेंट चेन है
तो हमारा जो सिंटेक्स रहने वाला है इस कंपाउंड को आईयूपीएसी नेम देने का, सिंटेक्स जिन बच्चों को नहीं पता, सिंटेक्स एक फैंसी वर्ड है, इसका मतलब बस पैटर्न होता है। अब देखो सिंटेक्स अगर आपको गिवन है, सिंटेक्स अगर हम बात करें, अगर साइकिल पैरेंट चेन है तो उसका नाम कैसे देंगे, तो सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स को नाम देंगे। जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर्स देखे हैं उनको सबसे अच्छे से पता है, प्रीफिक्स का मतलब है उस कंपाउंड में लगे हुए पैरेंट चेन के अंदर सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, ब्रोमो, क्लोरो, एथिल, मेथिल कौन लगा है वो प्रीफिक्स में आएंगे। फिर उसके बाद जब प्रीफिक्स खत्म हो जाएगा तो पैरेंट चेन का रूट वर्ड आता है। पर अगर साइकिल ही पैरेंट चेन है तो हम लोग प्रीफिक्स और रूट वर्ड के बीच में साइक्लो वर्ड लगा देंगे, या ये बोल देंगे कि रूट वर्ड के पहले साइक्लो आ जाएगा। पर ये रूल तभी है अगर पैरेंट चेन साइकिल है। फिर रूट वर्ड के बाद मेरी जनता जिन्होंने पूरे लेक्चर्स अच्छे से पढ़े उन्हें पता है यहां पर आएगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हम ये बताते हैं कि हमारे पास जो पैरेंट चेन है उसमें कार्बन के बीच में किस तरह का बॉन्डिंग नेचर है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो एन लगाते हैं प्राइमरी सफिक्स में, डबल बॉन्ड है तो ईन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स केटर करते हैं कार्बन कार्बन के बीच में किस तरह के बॉन्ड हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट, हमारे पैरेंट चेन के कार्बन के बीच में। फिर कभी कभी हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स भी आ जाता है। सेकेंडरी सफिक्स मतलब हमारे कंपाउंड में कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। तो ये पूरा पैटर्न रहता है। आपको याद होगा अगर साइकिल के बारे में हम बात नहीं करते तो जो पैटर्न रहता वो पूरा ये रहता, साइक्लो वर्ड नहीं आता। पर साइकिल पैरेंट चेन हो गई तो रूट वर्ड के पहले साइक्लो और आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहां पे देखो अगर, तो आप पाओगे यहां पर साइकिल पैरेंट चेन है। वैसे नोटिस करना, अगर 3 कार्बन की पैरेंट चेन बन जाती और हमें इस कंपाउंड को आईयूपीएसी नेम देना होता तो 3 कार्बन का रूट वर्ड हम बोलते प्रोप। हम यहां पर कहानी सीधे रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है। फिर हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम इसे बोल देते हैं एन। पर यहीं पर इसका उल्टा, अगर ये कार्बन एक साइकिल में आ गए तो साइकिल हमारी पैरेंट चेन है, क्योंकि इसमें साइकिल के अलावा तो और कोई चेन है ही नहीं, तो पैरेंट चेन तो साइकिल ही लेनी पड़ेगी। इस पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3, तो इसका रूट वर्ड प्रोप आएगा। पर हम इसे प्रोपेन अगर बोलेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों में से एक ही कंपाउंड प्रोपेन हो सकता है। तो क्योंकि ये साइकिल में 3 कार्बन प्रेजेंट है इसलिए इसे प्रोपेन नहीं, इसे प्रोप के पहले हम साइक्लो वर्ड ऐड करके बोल देंगे साइक्लोप्रोपेन, ताकि हम इनमें आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएं कि कौन ओपन चेन है और कौन साइकिल कंपाउंड में 3 कार्बन से बनने वाला प्रोपेन है। तो ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। ऐसे देखो ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं लिंक्ड, यहां पर साइक्लोब्यूटेन में साइकिल में प्रेजेंट है 4 कार्बन। ऐसे ही साइक्लोपेंटेन में 5 कार्बन प्रेजेंट है, साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन प्रेजेंट है। और एक बात बता देता हूं, एज अ स्टूडेंट हम कई बार ये जल्दबाजी में गलती करेंगे, और ये बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि साइक्लोहेक्सेन को आप बेंजीन समझने लग जाते हो। ठीक है, जब कभी भी साइक्लोहेक्सेन का आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा बॉन्ड लाइन, तो हम कई बार जल्दबाजी में से बेंजीन मान लेते हैं, क्योंकि बेंजीन भी हेक्सागन की तरह बनाते हैं और साइक्लोहेक्सेन को भी हेक्सागन की तरह बनाते हैं। और यह गलती होती है लैक ऑफ अटेंशन की वजह से। अगर आप अटेंटिव हो, बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, तो आपको याद होगा बेंजीन में यहां पर हर कार्बन पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, तब ये बेंजीन बनेगा। अगर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है तो ये बेंजीन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आप साइक्लोपेंटेन का भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना सकते हो। साइक्लोपेंटेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आपको पता है, आप ऐसे बना सकते हो। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन का हो गया। ऐसे ही साइक्लोब्यूटेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इस तरह का क्वाड्रिलेटरल हो गया, और साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इस तरह का हमारा ट्रायंगल हो गया। आप इन सबको क्या बोल सकते हो, ये है हमारे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। एक काम करते हैं, यहां पे ऊपर लिख देता हूं मैं, ये सब हमारे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। लेकिन मुझे उम्मीद है यहां से नाम देना तो पकड़ में आया आपको कि नाम कैसे देंगे। अगर साइकिल पैरेंट चेन है तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे मेरे बच्चे कि पैरेंट चेन अगर साइकिल मिल गई तो हम सीधे रूट वर्ड के पीछे साइक्लो वर्ड ऐड कर देंगे, बाकी जो तरीका है वो वही रहेगा। अब हमारे मन में एक सवाल लाजमी अब यहां पर आ जाना चाहिए, अगर आप अटेंशन दे रहे हो, हमें पता कैसे चलेगा कि कब पैरेंट चेन साइकिल है। तो एक्चुअल में पैरेंट चेन को ढूंढने के रूल है ना कि पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप जरूर होना चाहिए, पैरेंट चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जरूर होने चाहिए, पैरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, पैरेंट चेन में लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। अगर साइकिल ये रूल्स फॉलो करेगी तो साइकिल पैरेंट चेन हो जाएगी, अगर नहीं करेगी तो उसके साइड में जो
स्ट्रेट चेन लगी है वो पैरेंट चेन हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग पैरेंट चेन ढूंढते हैं साइकिल है या नहीं है। अब इसी के वन बाय वन हम लोग एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे ताकि इस चीज पर हम स्ट्रॉन्ग कमांड कर पाए, और साथ ही साथ वो कॉमन सिली मिस्टेक्स भी मैं बताऊंगा जो स्टूडेंट बहुत करते हैं। तो अगर आप क्लोजली मेरी बात को अंडरस्टैंड करोगे, सुनोगे ध्यान से, और सिर्फ इनवॉलेंटरी मेरी आवाज आपके कान में ना पड़े। इनवॉलेंटरी का मतलब क्या? देखो, हियरिंग ना एक इनवॉलेंटरी एक्शन है। अगर आप मेरी बात को सिर्फ सुनना चाह रहे हो तो आपका कान आपको सुनाता रहेगा, लेकिन समझना चाह रहे हो तो आपको अपने ईयर का, अपने ब्रेन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बैठाना पड़ेगा कि हम जो बोल रहे हैं वो आपके दिमाग में भी जाए। ठीक है, हम जो सुन रहे हैं वो हमारे दिमाग में सही से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ एस्टैब्लिश हो। तो मेरी जनता, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान न देने की वजह से हम अक्सर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर गलत कर देते हैं। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर भी पूछा जा सकता है, इंक्लूडिंग रिएक्शंस के साथ। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ रिएक्शन पूछी जा सकती है। वो आपको ऐसे बोल देंगे कि फला फला रिएक्शन हो रही है, बताओ जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आईयूपीएसी नेम बताओ। तो यहां पे तो आपको दो काम करने पड़ेंगे, पहले प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा, फिर उसका आईयूपीएसी नेम भी लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कोई भी गलती नहीं कर सकते मेरे बच्चे। बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर आपको इसे समझने की जरूरत है। अब देखो, सबसे पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सा हम लोग साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, ये 6 मेंबर की रिंग ली मैंने, और इसमें यहां पर मैंने Cl लगा दिया। अब मैंने कहा कि मुझे इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देना है। तो अब देखो, 6 मेंबर की अगर रिंग है मेरे बच्चे, तो जाहिर सी बात है कि पैरेंट चेन तो साइकिल ही हो गई, क्योंकि इसमें बाहर कोई चेन ही नहीं लगी है। और पैरेंट चेन अगर साइकिल हो गई तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि साइकिल पैरेंट चेन वाला हम लोग सिंटेक्स फॉलो करेंगे, यानी ये सिंटेक्स फॉलो करेंगे। अब हमें इसको आईयूपीएसी नेम देना तो बड़ा सिंपल है। हम देखेंगे यहां पर एक Cl लगा हुआ है, तो Cl की नंबरिंग जहां से सबसे पास पड़ेगी वहां से हम उस कार्बन को नंबर देंगे। इसे 1 बोला, इसे 2 बोला, इसे 3, इसे 4, इसे 5 और इसे 6। अब ऐसा करने के बाद आप ये देख रहे हो कि Cl एक तरह का सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्सेस में रखा जाता है। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स को नाम देते हैं। तो हमारा क्लोरो 1 पे लगा है, तो हम इसको नाम देंगे 1 क्लोरो। अब रूट वर्ड दरअसल में 6 कार्बन का है, पर क्योंकि साइकिल पैरेंट चेन है तो हम लोग रूट वर्ड के पहले साइक्लो वर्ड ऐड कर देंगे मेरे बच्चे। तो यहां पर आ जाएगा साइक्लो, रूट वर्ड हो जाएगा हेक्स। फिर रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे, यानी इन कार्बन के बीच में जितने भी जिस टाइप का बॉन्ड है उस टाइप के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि सारे बॉन्ड यहां पर सिंगल है तो हम लोग प्राइमरी सफिक्स इस्तेमाल करेंगे एन। सेकेंडरी सफिक्स किसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से आता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, इनमें से कोई हो गया। तो यहां पर तो कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है हमें इनमें से किसी को भी नाम देने की जरूरत नहीं है, यानी सेकेंडरी सफिक्स का यहां नाम आएगा ही नहीं। तो आप इसे इग्नोर कर दोगे, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, चल अब आगे बात करते हैं। अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं, और यहां पर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस मैं आपको देने जा रहा हूं, और मैं बता दे रहा हूं ये मेरे बच्चे बीएमआई केस है, ये बच्चों को कंफ्यूज करता है। ठीक है, बीएमआई केस में मेरे बच्चे अगर मान लीजिए इसी साइक्लिक कंपाउंड में मैं यहां पे Cl लगा दूं और यहां पे Br लगा दूं, और अब आपसे कह दूं, और जरूरी नहीं कि मैं यहां Br लगाऊं, मैं यहां भी लगा सकता था, यहां भी लगा सकता था, कहीं पर भी, मतलब Cl और Br प्रेजेंट है। और अब मैंने कहा कि इस कंपाउंड का हमें आईयूपीएसी नेम देना है। तो समझदार बच्चे सबसे पहले क्या ढूंढेंगे आईयूपीएसी नेम देने के लिए? पैरेंट चेन। और वही देखेंगे कि पैरेंट चेन में कार्बन होने चाहिए। कार्बन तो यहां सिर्फ साइकिल में प्रेजेंट है, तो हम इन कार्बन को पैरेंट चेन ले लेंगे। तो 6 मेंबर के कार्बन पैरेंट चेन हो गए। इसके बाद नाम देने के लिए जरूरी होता है पैरेंट चेन की नंबरिंग करना। और नंबरिंग करने के रूल ये होते हैं कि हमें अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं तो लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स रूल फॉलो होना चाहिए, या लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो होना चाहिए। अब चाहे लोएस्ट सेट बोलो या लोएस्ट सम बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। इसमें हम क्या करते हैं, वैसे इसको बहुत डिटेल में मैंने जो सबसे पहला लेक्चर है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का उसमें बताया है, बट फिर भी यहां पर ये बता दे रहा हूं। लेकिन अगर डिटेल में समझना चाहते तो वहीं पे जाना पड़ेगा। तरीका मैंने आपको बताया, आई बटन पे पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, या फिर आप बस सीधे यूट्यूब पे सर्च करो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल बाय केमिस्ट्री कक्षा, आपको मिल जाएगा। बट फिलहाल यहां पर अगर बात करें नंबरिंग करने की, तो आप नंबरिंग कौन सी सही है ये चेक करने के लिए एक बार Cl से नंबरिंग करना स्टार्ट करो। अब साइकिल में कहानी ये होती है कि आप
दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की तरफ जाने के लिए दो रास्ते चूज कर सकते हो, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। समझदार बच्चे ये बात जानेंगे कि हमें दरअसल में वो रास्ता चूज करना चाहिए जहां से सबसे कम चलना पड़े नंबरिंग करने के लिए। तो आप अगर मान लो क्लोरीन को 1 देते तो आप नंबरिंग करते हुए क्लॉकवाइज जाते और सेकंड कार्बन यहां पे पड़ता, थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन आ जाता। बाकी 4 पे कुछ नहीं है, 5 पे कोई नहीं है, 6 पे कुछ नहीं है। तो अगर मैं क्लॉकवाइज नंबरिंग करता तो मेरे दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, एक 1 पे और एक 3 पे, तो इनका सम आ रहा है 4। पर मान लो अगर मैं सीएल से नंबरिंग करने के बजाय बीआर से नंबरिंग करता और सीएल को पास लाने के लिए मुझे एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करनी पड़ती, क्योंकि अगर मैं क्लॉकवाइज जाता तो सीएल तो ऐसे ही मुझे दिख रहा है दूर पड़ रहा है। हम तो चाहते हैं ना सब्स्टिट्यूएंट सबसे पास में पड़े, लोएस्ट सम लाने के लिए पास से ही तो आप कोशिश करोगे नंबरिंग आ जाए। तो हमने यहां से 1 करा, यहां से 2 करा, यहां से 3 करा। अगर किसी का मन कर रहा है यहां से करने का तो कर सकते हो, लेकिन आपको रियलाइज होगा वो तो पक्का ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां से तो सब्स्टिट्यूएंट दूर ही पड़ रहा है ना, और हमें तो सब्स्टिट्यूएंट पास में चाहिए। तो यार अगर हम लोगों ने यहां पर एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करी, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपको दिख रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज में भी 1 पे बीआर है और 3 पे सीएल है, इनका भी जो लोकेशन है इनकी लोकेशन के नंबर का सम 4 आ रहा है। अब क्लॉकवाइज से नंबरिंग में भी अगर हम लोग सीएल से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो भी लोएस्ट सम तो भी सम 4 आ रहा है, और बीआर से कर रहे हैं तो भी सम 4 आ रहा है। बाकी कोई भी तरीका उससे ज्यादा ही लाएगा सम, अगर आप करना चाहो। अगर आप इसे 1 मान के लेट से आप बीआर को 5 लाओगे तो 1 + 5 तो ऐसे 6 हो जाएगा। तो बाकी जितनी भी नंबरिंग है वो तो यार आपको ज्यादा ही नंबर देंगे इनके कंपैरिजन में। और इनमें भी एक समस्या हो गई कि दोनों जगह से नंबरिंग करने पर सेम सम आ रहा है, लोएस्ट सम रूल फेल हो जा रहा है। यहां पे सम अगर डिफरेंट आता तो जो भी कम आता वो नंबरिंग सही होती, पर यहां पे तो सम सेम आ गया, और सम सेम आ गया तो लोएस्ट सम रूल फेल हो गया। तो आपको एक याद आना चाहिए रूल कि लोएस्ट सम रूल अगर फेल होने लगे, बशर्ते आप उसे सही फॉलो कर रहे हो, तो लोएस्ट सम रूल अगर फेल होने लगे तो हम नंबरिंग उस सब्स्टिट्यूएंट से करेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो अल्फाबेटिकली बीआर पहले आता है, यानी उस नंबरिंग को सही माना जाएगा जहां पे बीआर को पॉसिबल लोएस्ट नंबर मिलेगा, और बीआर को लोएस्ट पॉसिबल नंबर तभी मिलेगा अगर बीआर खुद फर्स्ट कार्बन पे हम इसे काउंट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से गया होगा। इसे समझ तो गए होगे आप, कहानी तो आइडिया समझ पकड़ में आ गया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया मेरे बच्चे। तो 1 पे बीआर लगा है, 3 पे सीएल लगा है। तो अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं तो मेरी जनता आपको पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उन्हें हमें पुट करना होता है। तो हम लोग 1 पे बोलेंगे मेरे बच्चे बीआर है तो ब्रोमो है, और 3 पे क्लोरो है। फिर इसके बाद हमारे पास, अब क्योंकि साइकिल पैरेंट चेन है तो याद रखना सीधे रूट वर्ड नहीं, रूट वर्ड से पहले आप क्या बोलोगे, रूट वर्ड से पहले आप साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करोगे। तो आप बोलोगे यहां पे साइक्लो। फिर मेरे बच्चे 6 कार्बन है तो हेक्स, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम ये हो गया 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। एग्जाम्पल से समझने वाली बात क्या है कि अगर साइकिल में मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब, और ये रूल ना 2 सब्स्टिट्यूएंट पे सबसे बेस्ट काम करता है, ये भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। अगर 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स हैं पूरी साइकिल में तो आप नंबरिंग वहां से करना जहां से अल्फाबेटिकली आने वाला सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले पड़े, बशर्ते कोई और ना तो फंक्शनल ग्रुप लगाओ ना डबल या ट्रिपल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि भाई अपने आप लोएस्ट सम रूल यहां पर फेल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अगले एग्जाम्पल पे मेरे बच्चे। अब देखो एग्जाम्पल्स के थ्रू इनके रूल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और क्योंकि ये रूल्स ना आपको याद भी रह जाते हैं इसी वजह से। अच्छा, सबसे बेस्ट यार, क्योंकि 6 मेंबर रिंग होती है इसमें अच्छे खासे कार्बन आ जाते हैं, इसलिए 6 को ज्यादा मैं एग्जाम्पल में इस्तेमाल करूंगा। पर एक बात समझना, यही रूल तब भी फॉलो होंगे अगर मान लो 5 कार्बन हो जाए, यही रूल तब भी फॉलो होंगे अगर 4 कार्बन हो जाए, या मान लो 6 से ज्यादा हो जाए। ठीक है, अब लेट्स से मान लो मैं यहां पर कोई डबल बॉन्ड लगा देता हूं और यहां पे मैं लगा देता हूं CH3। अब मैंने कहा कि मुझे इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देना है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड आते ही आपको एक बात याद आनी चाहिए, पैरेंट चेन सबसे पहले हमें ढूंढनी है आईयूपीएसी नेम के लिए। तो पैरेंट चेन तो भाई, अब देखो यहां पर हमारे पास कार्बन स्ट्रेट चेन में एक प्रेजेंट है जो हमारे साइकिल के बाहर है, और 6 कार्बन ऐसे हैं जो साइकिल में हैं। तो जब तक साइकिल के कार्बन का नंबर, साइकिल में टोटल नंबर ऑफ कार्बन बाहर जो स्ट्रेट चेन है उसके नंबर से ज्यादा रहेंगे, तब तक साइकिल पैरेंट चेन रहेगी। तो ये हमारी पैरेंट चेन रहने वाली है मेरे बच्चे। पैरेंट चेन अभी साइकिल ही रहेगी, और पैरेंट चेन अगर साइकिल है तो हम लोग सिंटेक्स साइकिल वाला ही फॉलो करेंगे। ठीक है, चल अब मेरे बच्चे से हमें नंबरिंग देनी है, तो आपको याद आना चाहिए नंबरिंग एक रूल होता है,
अगर हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ गया है बट फंक्शनल ग्रुप नहीं आया है, तो हमारी कोशिश रहती है कि नंबरिंग ऐसे करो कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अब डबल बॉन्ड को यहां पर अगर लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना है तो यहां कंफ्यूजन एक आ जाता है बच्चों को कई बार, इसलिए मैंने कहा था मेरी बातों को ध्यान से सुनेगा, क्योंकि मैं आपको साथ में यह भी बताता चलूंगा कि क्या कंफ्यूजन आ जाता है और कैसे उसको रेक्टिफाई करना है, कैसे उसकी रेमेडी आने वाली है। तो सिचुएशन मेरे बच्चे बहुत सिंपल है। जब आप नंबरिंग करने बैठते हो तो कई बच्चे नंबरिंग यहां से करते हैं 1, भाई आपको चाहिए डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, तो आपने नंबरिंग कर दी यहां 1, और साथ ही साथ आप चाहते हो सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, तो सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर लाने के लिए आप इसे क्लॉकवाइज चलने लगते हो, इसे 2 बोलते हो, इसे 3 बोलते हो। पर जैसे ही आपने डबल बॉन्ड को सबसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर देने के लिए 1 बोला, ये सही रूल फॉलो करा, और सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले इसके लिए आप एंटी क्लॉकवाइज चले गए, तो आप रूल देखो सही फॉलो कर रहे हो, लेकिन ये तरीका गलत है। तो एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर के टाइम पर कई बार आपको ऐसा लगेगा हम रूल सही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रूल सही फॉलो करने पर भी जो तरीका है वो गलत है, क्योंकि इस रूल में हम एक बेसिक आइडिया को भूल रहे हैं, और वो ये कि डबल बॉन्ड अगर मैं इस नंबरिंग को सही फॉलो करूं तो 1 और 6 कार्बन के बीच में आएगा, लेकिन आपको याद है डबल बॉन्ड तो एडजेसेंट कार्बन पे आना चाहिए ना भाई। डबल बॉन्ड ऐसा तो हो नहीं सकता कि फर्स्ट कार्बन के बाद 6 कार्बन पर आए, वो 1 पर है तो या 2 पर आ जाएगा, या अगर 2 पर है तो या तो 3 पर आएगा या 1 पर आएगा, या मान लो अगर डबल बॉन्ड 3rd कार्बन पे है तो या तो 4 पे आएगा या इसके साथ 2 पर आएगा। डबल बॉन्ड जब भी आते हैं एडजेसेंट कार्बन्स पे आते हैं, पर यहां पर अगर आपने इस तरह से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर और सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देने के लिए इस तरह से नंबरिंग कर दी, तो ये नंबरिंग रूल्स तो ऐसा लग रहा है सही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप गलत रूल फॉलो कर रहे हो। तो यहां पर नंबरिंग ऐसे नहीं करोगे आप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा बेस्ट तरीका सोचना है जिससे डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी लोएस्ट नंबर मिले। तो इसके लिए ये तरीका तो गलत हो गया। ये तरीका क्यों गलत है, क्योंकि डबल बॉन्ड ऐसा करने पर 1 और 6 के बीच में आ रहा है, जबकि इसे 1 और 2 पर आना चाहिए। तो हम क्या करें, कोई ऐसा तरीका ढूंढे जिससे ये लोएस्ट नंबर पे भी आ जाए, मतलब ये 1 और 2 पर भी आ जाए, और CH3 को भी लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो मेरे बच्चे हो सकता है आपका दिमाग अब चलने लगा होगा। अब कोई बच्चा सोचेगा सर एक काम करते हैं, जब आपने ऐसा कहा है तो इसे 1 दे देते हैं, इसे 2, तो इसे ऐसे फॉलो कर ले 3 4 5, तो ये तरीका सही हो जाएगा, क्योंकि अब आपने बोला था 1 और 2 पे आना चाहिए तो 1 और 2 पे आ गया, ठीक है। तो बात तो आपकी सही है कि 1 और 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है CH3 वो 5th कार्बन पे आ रहा है। लेकिन हम क्या चेक करना चाहेंगे, हम अभी भी वही चेक करना चाहते हैं कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले और सब्स्टिट्यूएंट को भी। तो हम देखेंगे क्या कोई ऐसा जुगाड़ तो नहीं है, कोई एक और ऐसा मेथड तो नहीं है जिसमें डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल जाए और सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल जाए इसके अलावा। तो भाई एक और तरीका ना, अगर हमने ये तरीका फॉलो करा तो आपको ये बात तो समझ में आ रही है कि 1 और 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 5 पे हमारा मेथिल आ रहा है। पर अगर मान लीजिए मैं नंबरिंग मेरे बच्चे ऐसे करूं, डबल बॉन्ड में ऐसे मानूं 1, फिर इसको मान लो 2, तो ये कार्बन 3 और ये कार्बन 4। अब समझदार बच्चे समझ गए कि यार यहाँ पे डबल बॉन्ड भी 1 और 2 के बीच में आ रहा है और मेथिल को 4 नंबर हमें मिल रहा है, जबकि आप अगर एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करोगे तो आप 5th कार्बन पे पहुंचोगे मेथिल को लेकर। तो यानी यहां पर नंबरिंग कौन सी सही है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग सही है। तो यहां से सारे जो हमारे रूल्स हैं वो बिना कोई गड़बड़ करे फॉलो हो रहे हैं। तो मेरे बच्चे ये बिल्कुल सही हो गया। अब हमें इसे IUPAC नेम देना है, तो इसे IUPAC नेम देने के लिए सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को नाम देंगे। सब्स्टिट्यूएंट यहां पर CH3 है जिसका नाम होता है मेथिल, तो हम लोग 4 पे बोलेंगे मेरे बच्चे लगा हुआ है मेथिल। 4 मेथिल के बाद साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास है, तो इसीलिए इसके रूट वर्ड के पहले साइक्लो वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो साइक्लो। फिर हमारे पास 6 मेंबर की रिंग है तो हेक्स, और इसमें फर्स्ट कार्बन पे इन है, तो या तो 1 इन लिखो या सिर्फ इन लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया इस कंपाउंड का IUPAC नेम, ठीक। चलो ये डबल बॉन्ड आ गया। अब आगे एक और देखते हैं। देखो मेरे बच्चे, मैंने यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताई थी कि अगर कभी भी हमारे साइक्लिक कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड ना हो और 2 ही सब्स्टिट्यूएंट हो, तो हमेशा नंबरिंग उस सब्स्टिट्यूएंट से करना जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। पर लेट्स से अगर मान लो 3 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, यहां पे Cl आ गया, यहां पे Br आ गया और यहां पर I आ गया। अब हमें इस कंपाउंड का IUPAC नेम देना है।
अब इस कंपाउंड को आईयूपीएसी नेम कैसे दोगे, आप ये सोचना। ऐसा नहीं है कि साइकिल आपको मिली और आपको ये वाला रूल याद है कि जब मैंने यहां पर साइकिल में जब सब्स्टिट्यूएंट आए थे एक से ज्यादा, तो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है वहां से नंबरिंग कर दी थी। कई बार बच्चों को ये याद रहता है और इस चक्कर में वो इस एग्जाम्पल में भी बीआर से नंबरिंग करने लग जाते हैं। तो यहीं पर दरअसल में आप शायद ये समझ सकते हो कि आप ध्यान से मेरी बात नहीं सुन रहे थे। आपको बहुत ज्यादा फोकस रह के हर इंफॉर्मेशन को दिमाग में अपने सही से बैठालना है, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल सही तरीके से निकाल सको। जैसे वो नहीं हमारे डंबलडोर करते थे ऑर्डर ऑफ फिनिक्स में, कि उनकी जो यादें थी उसी से वो चीजें निकालते थे। तो वैसे ही यहां पर ये काम कर रहे हैं भाई, आपको बहुत डिटेल में समझना है यहां पर हो क्या रहा है। आपको याद होगा हम लोगों ने बीआर से नंबरिंग तब फॉलो करी थी जब लोएस्ट सम रूल फेल हो गया था। अगर यहां पर लोएस्ट सम रूल फेल ना हो तो हम लोएस्ट फॉलो करते हुए आगे चलेंगे। हाँ, लोएस्ट सम रूल अगर फेल हो गया तब हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल को फॉलो करना है। तो पहले लोएस्ट सम रूल तो देख लेते हैं। तो मान लो अगर आप बीआर से नंबरिंग करते, मैं ऐसे मान ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा, साइकिल अभी भी पैरेंट चेन है क्योंकि कार्बन कहीं और नहीं है। मान लो हम बीआर से ही नंबरिंग करते, और क्योंकि यहां से सबसे पास सब्स्टिट्यूएंट आई पढ़ रहा है, तो आप क्लॉकवाइज चलने के चक्कर में आई को सेकंड कार्बन पे बोल दे रहे हो, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक है। तो आपने ये नंबरिंग करी। अच्छा, अब नंबरिंग करते टाइम एक और गलती बताता हूं जो हमारा माइंड कई बार कर देता है। देखो, हमें रूल क्या याद है, मतलब कई बार होता है ना, हम रूल्स को खुद तोड़ने के लिए इतने ज्यादा मतलब वो हो जाते हैं, इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि हमें ध्यान में रहता है कि हम गलती कर रहे हैं। तो समझना कहानी, आपको रूल ये पता है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो मैंने कई बार बच्चों को ये गलती करते देखा है, वो इस कार्बन को 1 बोलेंगे, इसे 2, और क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए तो वो बीच वाले कार्बन छोड़ के सीधे से 3 बोल देते हैं। ऐसी गलती मत करना, आपको एक स्ट्रेट चेन में ही चलना है। तो आप इसे सीधे लोएस्ट पॉसिबल नंबर देने के लिए इसे 3 नहीं बोल सकते। अब रास्ते में जो कार्बन जिनपे कुछ नहीं भी लगा है उन्हें आप नंबर दोगे, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। हो सकता है कई सारे बच्चे ऐसा करने जा रहे हो, तो जो करने जा रहे थे वो लाइक कर देना भाई, ठीक है। चलो, ताकि क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया, आपका यहाँ पर डाउट आ सकता है वो क्लियर हो गया। अब अगर यहां पर हम लोग देखें, अगर हम बीआर को फिक्स करके लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट या लोएस्ट सम रूल निकालें, लोएस्ट सम रूल को फॉलो करें बीआर को लेते हुए, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट कार्बन पे है, फिर दूसरा वाला आई सेकंड कार्बन पे। यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता, हमें इनकी लोकेशन से मतलब होता है। फिर 5 पर है, तो जो सम आ रहा है मेरे बच्चे वो आ रहा है 8, ठीक है। अब ये हमने इसलिए फॉलो करा, हम ऐसा मान रहे हैं कि बीआर शायद हमें सबसे पहले नंबर देना क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो देख रहे हैं कि कोई और ऐसा सेटअप तो नहीं है जिससे लोएस्ट पॉसिबल नंबर आ जाए। तो एक काम करते हैं, बीआर के बाजू में आई भाई साहब है, इनसे भी नंबरिंग कर लेते हैं। तो अगर आई से नंबरिंग करी तो इसको नंबर 1 दिया हमने, नंबर 2 हमें ऐसे देना है उस डायरेक्शन में जहां से सबसे पास में कोई सब्स्टिट्यूएंट पड़ जाए। तो यहां जाना तो समझदारी होगा ही नहीं क्योंकि यहां तो सीएल बहुत दूर है। अब जाना यहीं पे प्रेफर करोगे, और जाना अगर यहीं प्रेफर करोगे तो आप इसे 2 बोलोगे, इसे 3, इसे 4, इसे 5 एंड इसे 6। तो मेरे बच्चे अगर हम लोग आई से नंबरिंग करना स्टार्ट करें तो आपको समझदारी भरा निर्णय दिख रहा होगा कि यहां पर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 1 पे लगा है, फिर दूसरा वाला 2 पर, और इसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट अगला लगा है सीएल वो लगा है 4 पे। अब इनका सम आ रहा है 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो अभी बीआर और आई में ही हमें मिल गया कि आई तो लोएस्ट सम दे रहा है भाई, यानी यहां पे लोएस्ट सम रूल वायलेट नहीं हो रहा है, यहां तो लोएस्ट सम रूल फॉलो हो रहा है। बस एक बार और चेक कर लेते हैं कि सीएल में अगर मान लो हम लोग नंबरिंग सीएल से करने लगे तो कहीं इससे लोएस्ट पॉसिबल नंबर तो नहीं मिल जाएगा। एक बार इसको और चेक कर लेते हैं। तो सीएल की नंबरिंग देखते हैं कि अगर मैं सीएल को नंबर 1 दे दूं तो सबसे पास में बीआर पड़ेगा। अगर मैं क्लॉकवाइज गया तो मैं नंबर 2 इसे दूंगा, इसे नंबर 3, इसे नंबर 4, इसे नंबर 5, इसे नंबर 6। तो अगर मैं सीएल से लोएस्ट सम रूल को फॉलो करूं तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पे लगा है, फिर 3 पे लगा है और फिर 4 पे लगा है। 4 + 3 7 + 1 8। तो अभी भी लोएस्ट सम अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे बच्चे तो आयोडीन वाली नंबरिंग से मिल रहा है, क्योंकि यहां पे लोएस्ट सम रूल वायलेट नहीं हो रहा। पीछे हो गया था, दोनों जगह से नंबरिंग करने पर लोएस्ट सम सेम आ रहा था, पर यहां पे लोएस्ट सम वायलेट नहीं हुआ है। लोएस्ट सम वायलेट नहीं हुआ है तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कौन सा नया रूल कब फॉलो करना है ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक नया रूल तभी फॉलो करना है जब पिछला रूल वायलेट होने लगे, पिछले रूल से आपको सही आंसर ना मिले, तभी जाना है आगे।
तो मुझे उम्मीद है यहां तक मेरी ये बात समझ में आ रही है। तो नंबरिंग सही कौन सी हो जाएगी, जहां पर हम आयोडीन से नंबरिंग करेंगे और बीआर की तरफ होते हुए जाएंगे। अब देखो ये सब बातें मैंने इसीलिए डिटेल में बताई हैं ताकि आपके कोई भी डाउट्स ना रहे नॉमेनक्लेचर में। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक पॉइंट को मैं लेता हुआ चलूं ताकि आप इसके इतने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो कि आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पर पूरा कमांड कर लो। क्योंकि देखो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड करने के लिए कंपाउंड्स के बॉन्ड स्ट्रक्चर्स, उनके नेम से उनका स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर से उनका नेम बनाना, चाहे वो आईयूपीएसी नेम हो चाहे वो कॉमन नेम हो, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत अच्छा सा कमांड करने के लिए ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूं कि मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब मैं स्टूडेंट था तो मैं बहुत ही वीक था। और अक्सर मेरी एक शिकायत रहती थी कि जब मेरे टीचर क्लासरूम में वो बातें बताते थे तो मैं बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर लेता था। जब वो क्लासरूम में सवाल करवाते थे, न्यूमेरिकल्स करवाते थे, रिएक्शंस करवाते थे, मैं कर लेता था लेकिन जब मुझे घर पे वो प्रैक्टिस करनी होती थी, टेस्ट में आती थी, एग्जाम में आती थी, तो मैं बड़ा परेशान हो जाता था, होती नहीं थी मेरे से। तो मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता था ऐसा क्यों हुआ। तो इसके पीछे रीजन ये मिला कि जब वो क्लासरूम में वो प्रैक्टिस करा रहे हैं तो वो क्लासरूम में सारे स्ट्रक्चर नाम के साथ खुद बना देते थे और मैं बस स्ट्रक्चर देखकर आराम से कहानी को आगे बढ़ा देता था, क्योंकि मुझे पता है रिएक्शन में यहां पे बॉन्ड टूटाएगा, यहां पर बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब वो घर में मुझे खुद करना है तो मुझे रियलाइज है कि मुझे स्ट्रक्चर याद ही नहीं है। तो जब स्ट्रक्चर दिमाग में क्लियर बन ही नहीं रहा, पेपर पे बन ही नहीं रहा, तो मैं रिएक्शन करने में भी बहुत ज्यादा अपने आप को मुश्किलात में पाता था। तो इसीलिए जैसे ही मैं इस पे काम करने लगा तो मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप बहुत अच्छी होने लगी। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। इसीलिए सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आप खूब तगड़े से कमांड करिए, इनके बॉन्ड स्ट्रक्चर्स बनाने में, इनके हाइब्रिडेशन निकालने में, इनकी शेप ज्योमेट्री आइडेंटिफाई करने में, इनके कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम ढूंढने में। जब आपको ये चीज बहुत अच्छे से आ जाएगी फिर आप आइसोमेरिज्म पे कमांड करिए। आइसोमेरिज्म के बाद बेसिक और भी चीजें उन पे कमांड करिए। भाई हर बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इसी ऑर्डर में आपको चीजें पढ़ाती है, चाहे वो एनसीईआरटी ही क्यों ना हो या कोई बहुत गजब की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक क्यों ना हो, चाहे आप मॉरिसन बॉयड ले लो, चाहे सोलोमन फ्राई ले लो, ऑर्डर यही है। ऑर्डर यही इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन डेवलप यहीं से होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर उस पर कमांड करना चाहते हो, डरना नहीं चाहते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो यही रूल्स फॉलो करने की जरूरत है आपको। अब इसको आईयूपीएसी नेम तो आप बड़े आराम से दे दोगे। आईयूपीएसी नेम में 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, आइडो, ब्रोमो और क्लोरो। तो आपको पता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें इसे रखना होगा, भले चाहे किसी को भी लोएस्ट नंबर मिल रहा हो, किसी को भी हाईएस्ट नंबर मिल रहा हो, लेकिन नाम देते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही फॉलो करेंगे। तो मेरे बच्चे हम 2 पे बोलेंगे ब्रोमो, फिर 4 पे बोलेंगे क्लोरो, क्योंकि अल्फाबेटिकली क्लोरो आइडो से पहले आता है, भले चाहे आइडो का नंबर सबसे कम है। 1 पे आइडो, फिर साइकिल पैरेंट चेन है तो रूट वर्ड के पहले साइक्लो वर्ड ऐड करेंगे हम लोग। 6 कार्बन का रूट वर्ड है तो हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। अरे चल जा मेरे भाई, एन सही से लिख जा। ठीक है, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। चलो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग से एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे ये एग्जांपल कई बार बच्चों को पजल करता है, परेशान करता है। नोटिस करना, यहां डबल बॉन्ड लिया, ठीक है, यहां पे मैंने CH3 लिया और यहां पे लगा दिया मैंने मेरे बच्चे Cl। अब आपको इस कंपाउंड को आईयूपीएसी नेम देना है। अब ये बड़ा ट्रिकी, ये बहुत ज्यादा ट्रिकी है, बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप यहां पर परेशान हो, मैं आपको बताता हूं ट्रिकी क्यों है ये। क्योंकि नोटिस करना, अगर मान लो हमें पैरेंट चेन ढूंढ के आईयूपीएसी नेम देना है, पैरेंट चेन तो साइकिल हो ही जाएगी, ये बात तो पक्की है, क्योंकि कोई स्ट्रेट चेन का कार्बन वगैरह नहीं है। पैरेंट चेन हमें पता चल गई साइकिल है, तो अब हमें नंबरिंग करनी है इन कार्बन की। और क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल में यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम ये चाहेंगे कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अब डबल बॉन्ड को अगर लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना है, या तो आप इसे नंबर 1 और इसे नंबर 2 दोगे। याद रखना इधर तो जाओगे नहीं आप, क्योंकि इधर जाओगे तो इसे नंबर 6 मिलेगा जो कि गड़बड़ हो जाएगा। या फिर आप इसे नंबर 1 बोलोगे और इसे नंबर 2 बोलोगे। अब सवाल है कि क्या तरीका सही लिया जाए। तो मेरे बच्चे, मुझे उम्मीद है आप में से ज्यादातर यही बोलोगे कि अगर हम ये ले लें तो ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2, और Cl भी इस चक्कर में पास में पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नंबरिंग हमने फॉलो करी तो Cl तो बहुत दूर पड़ेगा। इस तरह से
Cl बहुत दूर पड़ेगा और यहां से हमारा जो Cl है वो बहुत पास में पड़ जाएगा, 1 2 3 पे ये आ जाएगा। तो कई बार बच्चे जो रूल्स जिन्होंने आपने पढ़ा है, आपको पता है आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, लेकिन एक बात बता दूं कि यहां पर ये रूल्स जो आप सोच रहे हो वाला रूल फॉलो ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये वाली नंबरिंग फॉलो करो जो लंबी है, जहां पर Cl बहुत दूर में, अगर आप नोटिस करो, ऐसा करने पर डबल बॉन्ड और एक सब्स्टिट्यूएंट बहुत पास में आ जाएगा, और हम चाहते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट सबसे पास में आ सकता है उससे सबसे जल्दी नंबर मिल जाए। तो इसीलिए यहां से भले चाहे हमारा CH3 भी पास में आएगा और Cl भी पास में आएगा, ठीक है, बट फिर भी नंबरिंग यही वाली सही मानी जाएगी। क्यों सही मानी जाएगी? क्योंकि हम चाहते हैं जहां से डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिला है, वहीं से अगर सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले तो वो ज्यादा बेटर होगा, वो ज्यादा सही होगा। अगर आपने यहां पे डबल बॉन्ड को 1 दिया नंबर, तो सब्स्टिट्यूएंट तो 2 पे आ रहा है ना, पर अगर यहां से डबल बॉन्ड को नंबरिंग आपने दी 1 और CH3 को भी नंबर 1 ही मिल जाएगा अपने आप ही। तो जहां से डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट नंबर मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट नंबर मिल रहा है साइकिल में, वो कहानी यहां पर सही हो जाएगी। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग आइडिया है, याद रखना पड़ता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। ये आएगा या ऐसे आते हैं क्वेश्चन, और इसलिए आपको क्योंकि वरना बाकी सिंपल वाले तो सभी कर लेंगे ना, ऐसे एक दो पजल करने वाले क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं, तो अब तो आईपीएससी ने दे लोगे आप, ये नंबरिंग सही हो गई। जबकि यहाँ पर हमने लोएस्ट सम रूल वगैरह फॉलो नहीं करा, लोएस्ट सम रूल तो शायद यहाँ से आंसर सही दे देता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये रूल ही फॉलो होगा। बाकी अब आपको पता है कि नंबरिंग आपने दे रखी है, तो 6 पे क्लोरो आएगा, 1 पे मेथिल, तो इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा 6 क्लोरो मेरे बच्चे, 1 पे मेथिल। अब हमारे पास 6 मेंबर के रिंग है, तो आप इसे बोलोगे साइक्लो। 6 मेंबर हैं तो हेक्स, और 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन बोलो या सिर्फ इन बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो ये हो गया इस कंपाउंड का आईपीएससी नेम। तो यहां पर मैंने आपको बहुत सारे, दरअसल में जितने यूनिक केस आ सकते हैं साइकिल वाले, वो मैंने आपको बताते हुए चला हूं। अब देखो साइकिल में हम लोगों ने अभी तक फंक्शनल ग्रुप नहीं डाला है, अब फंक्शनल ग्रुप भी पुट करके देखते हैं। तो देखो फंक्शनल ग्रुप तो मोस्टली इंटरेस्टिंग मेरे बच्चे वो वाले आएंगे जिनमें खुद कार्बन होता है, जैसे ये, जैसे मान लो मैंने ये कंपाउंड ले लिया और मैंने कहा कि मुझे इस कंपाउंड का आईपीएससी नेम देना है। तो अब यहां पर आपके सामने एक बहुत बड़ा द्वंद आएगा कि दरअसल में पैरेंट चेन किसे लें। अब नोटिस करो पैरेंट चेन में यहां पर 6 कार्बन रिंग के अंदर प्रेजेंट है और 1 कार्बन बाहर प्रेजेंट है, और इस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम लोग फिर भी पैरेंट चेन ये साइकिल ही लेंगे और ऐसा मानेंगे कि साइकिल के कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड है, COH इसके साथ बॉन्डेड है। पर जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग पैरेंट चेन के कार्बन्स की करनी है, COOH रिंग के बाहर है, तो आप इसे पैरेंट चेन की नंबरिंग में काउंट नहीं कर सकते। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर सब ध्यान से देखे हैं उन्हें यह पता होगा कि अगर स्ट्रेट चेन में COOH होता है तो उसके कार्बन को हम लोग पैरेंट चेन की नंबरिंग में काउंट करते हैं, बल्कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर उसी को देते हैं। यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप आने की वजह से लोएस्ट पॉसिबल नंबर मेरे बच्चे हमें देना COH से बॉन्डेड कार्बन को ही है, पर COH को नहीं देंगे। यहां पर COOH का कार्बन पैरेंट चेन का पार्ट ही नहीं है। तो नंबरिंग मेरे बच्चे अगर हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। और याद रखना फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से हमें लोएस्ट सम रूल चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अगर आ गया तो हम चाहेंगे कि सबसे कम नंबर पैरेंट चेन में उस कार्बन को मिले जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हमने ये रूल फॉलो कर लिया। अब इसके बाद मेरे बच्चे नंबरिंग अगर हो गई तो हमें आईपीएससी नेम देना है। आईपीएससी नेम देना है तो आपको पता है 3 पे मेथिल है, 4 पे आइडो है, तो अल्फाबेटिकली आइडो पहले आएगा। तो आपने मेरे बच्चे बोला 4 पर आइडो, थोड़ा सही से लिख देता हूं वरना आपको मेरी हैंडराइटिंग ही कंफ्यूज करने लगेगी। 4 पर आइडो, 3 पे लगाए मेरे बच्चे मेथिल, तो 3 पे मेथिल। साइकिल हमारी पैरेंट चेन है तो रूट वर्ड के पहले साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। अब 1 पे COH लगाए। अब वैसे COH का जो फंक्शन ग्रुप नेम होता है वो ओइक एसिड होता है, पर आपको याद होगा इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर COH का कार्बन पैरेंट चेन में काउंट नहीं हो रहा है, ये पैरेंट चेन से बॉन्डेड तो है पर पैरेंट चेन में काउंट अगर नहीं हो रहा है, तो COOH फंक्शनल ग्रुप को ओइक एसिड नाम नहीं देते, फिर इसे एक दूसरा नाम दिया जाता है, इसे बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे आप नाम दोगे तो
पढ़ने वाला और रूल को जानने वाला पर्सन समझ जाएगा कि COOH ग्रुप का जो कार्बन है वो पैरेंट चेन में काउंट नहीं हो रहा है। पैरेंट चेन से जुड़ा है, ये अभी भी पैरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, पर ये कार्बन खुद पैरेंट चेन में नंबरिंग में काउंट नहीं हो रहा है। तो आप यहां पर बोलोगे मेरे बच्चे 1 पे लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की स्पेलिंग C से स्टार्ट हो रही है, जो कि अपने आप में एक कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग प्राइमरी सफिक्स की स्पेलिंग का E लास्ट वाला हटाएंगे नहीं, एन का E हटाने की जरूरत नहीं है। ये रूल भी आपको याद आ रहा होगा। तो इस तरह से इन कंपाउंड्स को IUPAC नेम दिया जाता है मेरे बच्चे। आई होप ये बात आपको याद आ रही होगी। ऐसे ही एक और एग्जांपल कर लेते हैं, वो एल्डिहाइड वाला कर लेते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड में भी CHO होता है ना। ये हमने CHO लिया मेरे बच्चे, यहां पर CH3 ले लिया, यहां पे मान लो लेट से Br ले लिया। चलो, अब मैंने कहा इस कंपाउंड को हमें IUPAC नेम देना है। फिर से यहां पर वही काम करना पड़ेगा। CHO एक फंक्शनल ग्रुप है। अब हम कितनी भी कोशिश कर ले, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पैरेंट चेन में नहीं आ सकता। तो कोई बच्चा हो सकता है ज्यादा दिमाग लगा के बोले कि सर एक काम करते हैं ना, ऐसे पैरेंट चेन लेते हैं, ये पैरेंट चेन लेते हैं पूरी, ताकि ये कार्बन भी पैरेंट चेन में आ जाए। तो मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में मेरे बच्चे पैरेंट चेन ये नहीं ली जा सकती। इसका रूल समझ लेना क्यों नहीं ली जा सकती। रूल दरअसल में ये होता है, साइकिल कंपाउंड्स अगर आ गए हमारे पास, उनमें पैरेंट चेन ढूंढने के लिए, कि हम सिर्फ उन्हीं कार्बन को पैरेंट चेन में ले सकते हैं जो या तो सारे के सारे कार्बन साइकिल का पार्ट हो या सारे के सारे कार्बन साइकिल का पार्ट ना हो। अब अगर आपने इन सारे कार्बन्स को चूज करके पैरेंट चेन लेने की कोशिश करी, तो ये सारे कार्बन आपस में मिलकर साइकिल बना रहे हैं। आप नोटिस करो, हर कार्बन बाजू वाले कार्बन से कनेक्टेड होकर एक क्लोज साइकिल बना रहे हैं, चेन चेन खेल रहे हैं लोग। पर अगर किसी ने ऐसा कहा कि नहीं, एक काम करते ऊपर वाले कार्बन को भी पैरेंट चेन में ले लेते हैं, तो एक दिक्कत हो जाएगी। ये कार्बन साइकिल नहीं बना रहा है। साइकिल के कार्बन से जुड़ा होना और साइकिल बनाना दो अलग बात है। तो ये साइकिल नहीं बना रहा है मेरे बच्चे, तो इसलिए इसको लेना भी नहीं, इसको ले नहीं सकते। और जैसे नहीं लोगे तो आपको अब इसे नंबरिंग करनी है। CHO क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप है, तो समझदार बच्चे जानते हैं कि नंबरिंग यहां पर CHO वाले बॉन्डेड कार्बन से होगी, लेकिन नंबरिंग पैरेंट चेन के कार्बन को ही देनी होती है। तो CHO को नंबरिंग नहीं दोगे आप, पैरेंट चेन जो उससे जहां पर वो जुड़ा उसको नंबर दोगे। फिर डबल बॉन्ड यहां से पास पड़ेगा, तो इसे 2 दे दोगे, इसे 3, इसे 4, इसे 5 और इसे 6। अब इसे IUPAC नेम अगर मुझे देना है, तो सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास एक ब्रोमो और एक मेथिल हो गया, और इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखोगे तो आप बोलोगे 4 पे ब्रोमो और 3 पे बोलोगे मेरे बच्चे मेथिल। फिर इसके बाद आपको कंपाउंड का IUPAC नेम देने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो अब रूट वर्ड की तरफ जाना है, तो साइकिल क्योंकि हमारी पैरेंट चेन है, तो हम लोग बोलेंगे साइक्लो हेक्स। अब की बार एन नहीं बोलेंगे क्योंकि एक कार्बन में डबल बॉन्ड आ चुका है, तो हेक्स के बाद अपन 2 पे बोल देंगे मेरे बच्चे इन। अब सुनना, अगर CHO का कार्बन पैरेंट चेन में जुड़ा होता, यानी कुछ इस तरह का होता, मान लो अगर 6 मेंबर की मेरे पास रिंग होती, और सॉरी रिंग नहीं, स्ट्रेट चेन होती, और उसमें एक CHO होता, तो CHO का कार्बन अगर पैरेंट चेन में है मेरे बच्चे, तो इस CHO का फंक्शनल ग्रुप नेम होता है अल। एल्डिहाइड से आता है अल, इसको आप पूरा बोलते हेक्सेनल। और अल की स्पेलिंग क्योंकि एक वॉवल से स्टार्ट हो रही है, तो एन की स्पेलिंग का ई नहीं लिखोगे आप नोटिस करना, एन की स्पेलिंग में ई लास्ट में आता है, मैंने नहीं लिखा है। लेकिन ये तब रूल होता है अगर CHO का कार्बन पैरेंट चेन में काउंट हो। इसे नंबर मैंने 1 बोला है, पर यहां पर CHO का कार्बन पैरेंट चेन से जुड़ा तो है पर काउंट नहीं हो रहा, तो CHO का नाम अब अल नहीं होगा बल्कि ये कार्बल्डिहाइड होगा। आप मेरे बच्चे इसका जो फंक्शनल ग्रुप नाम है, जो कि सेकेंडरी सफिक्स में जाएगा, वो आप बोलोगे कार्बल्डिहाइड। तो आप 1 पे बोलोगे मेरे बच्चे कार्बल्डिहाइड लगा। 1 पे चाहे आप बोलो 1 कार्बल्डिहाइड या सीधे बोल दो कार्बल्डिहाइड तो चलेगा। ठीक है, ये हो गया अपना कार्बल्डिहाइड। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है यार। ये स्पेलिंग तो पढ़ ही ले रहे होगे, कार्बल्डिहाइड लिखा हुआ है, थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं कि पता लगे, कार्बल्डिहाइड। ठीक है, आई होप यहां तक ये बात समझ में आई है। तो ये बहुत सारे यूनिक केसेस मैंने एक साथ पिक करे हैं साइक्लिक कंपाउंड्स को IUPAC नेम देने के लिए, बशर्ते साइकिल पैरेंट चेन हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि साइकिल पैरेंट चेन ना हो, तो सबसे पहले तो अपने को ये ढूंढना पड़ेगा कि यार साइकिल का पैरेंट चेन नहीं होगी। तो कहानी वही है मेरे बच्चे, पैरेंट चेन ढूंढने के रूल है ना। पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप जरूर आना चाहिए, पैरेंट चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जरूर आना चाहिए, पैरेंट चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए,
पैरेंट चेन में सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। अगर ये रूल साइकिल फॉलो करने की बजाय कोई और फॉलो करने लगे, उससे जुड़ी हुई स्ट्रेट चेन फॉलो करने लगे, तो हमें मजबूरी में स्ट्रेट चेन को दरअसल में बोलना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप, पैरेंट चेन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल से बात पकड़ते हैं तो बड़े अच्छे से दिमाग में क्लियर होगी। नोटिस करना, दो एग्जांपल से, यहां पर 6 मेंबर की रिंग है और बाहर मैंने 3 मेंबर के स्ट्रेट चेन कनेक्ट कर ली। अब नोटिस करना, पैरेंट चेन में या तो सारे कार्बन स्ट्रेट चेन के आएंगे, यानी जो स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, या सारे कार्बन रिंग के आएंगे। आप कोई भी अगर ऐसा कार्बन ले रहे हो जो रिंग में भी है और पैरेंट, मतलब आपने कोई भी पैरेंट चेन ऐसी ले ली जिसमें रिंग का भी कार्बन आ रहा है और स्ट्रेट चेन का भी कार्बन आ रहा है, तो वो पैरेंट चेन गलत मानी जाएगी। ये बात याद रखना, पैरेंट चेन साइकिल में कब गलत मानी जाती है। पैरेंट चेन साइकिल वाले कंपाउंड में तब गलत मानी जाएगी अगर आपने किसी रूल को अपने हिसाब से फॉलो करने के लिए, रूल्स आपको पता है, हो सकता है आप उन्हें फॉलो ही करना चाह रहे होगे, लेकिन उसके चक्कर में आपने ऐसा अगर कर दिया कि एक कार्बन आपने ले लिया पैरेंट चेन के लिए साइकिल का, जो साइकिल बनाने में यूज हो रहा है, और दूसरा आपने ले लिया ओपन चेन का, यानी जो स्ट्रेट चेन है उसका, तो ये पैरेंट चेन पक्का गलत हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पर पैरेंट चेन चूज करते टाइम आप ऐसे चूज नहीं कर सकते कि आप ऐसे चूज कर लो तो पता लगे 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, या मान लो 7 कार्बन के लिए आपने ऐसे चूज कर लिया कि ये हुआ, इधर गए ये ले ली, तो आपने कह दिया कि देखो यहां तो बहुत सारे कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। नहीं, ये गड़बड़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 3 कार्बन स्ट्रेट चेन के आ रहे हैं और बाकी कार्बन रिंग के आ रहे हैं। तो अगर कभी भी कोई पैरेंट चेन ऐसी ले रहे हो जिसमें रिंग के भी कार्बन आ रहे हैं और स्ट्रेट चेन के भी कार्बन आ रहे हैं, तो वो पैरेंट चेन पक्का गलत है। पैरेंट चेन में या तो सारे कार्बन रिंग के आ सकते हैं, यानी जो रिंग बनाने में यूज हो रहे हैं, या सिर्फ स्ट्रेट चेन के आ सकते हैं। ये वाला कार्बन जो कि स्ट्रेट चेन से कनेक्ट हो रहा है, ये भी आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते यहां पे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये भाई साहब खुद रिंग का पार्ट है। तो या तो पैरेंट चेन में रिंग में ही इसे आना चाहिए या ओपन चेन में आना चाहिए। अब ये रिंग का पार्ट है तो रिंग में ही आना चाहिए, इसे ओपन चेन में नहीं जा सकता ये। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लो हमें पैरेंट चेन ढूंढनी है, तो पैरेंट चेन देखो यहां पर 6 मेंबर की रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है, और मेरे बच्चे ये हमारे पास 3 कार्बन ओपन चेन में है। तो नंबर ऑफ कार्बन कहां पर ज्यादा है? नंबर ऑफ कार्बन 6 मेंबर में ज्यादा है, तो रिंग हमारे पास पैरेंट चेन हो जाएगी। रिंग इज पैरेंट चेन सिंस इट हैज मोर कार्बन। पर क्या रिंग के पास ज्यादा कार्बन होने से ही वो हमेशा पैरेंट चेन रहेगी? इसका मतलब है अगर कभी भी ओपन चेन में कम कार्बन है तो क्या हमेशा रिंग में जहां ज्यादा कार्बन है वही पैरेंट चेन रहेगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि पैरेंट चेन को ढूंढने का रूल क्या है कि पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप्स, जो सब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, इन्हें जरूर आना चाहिए। तो मान लो अगर मैं एक ऐसा यूनिक केस बना लूं कि मैं यहां CH2 लू, यहां CH2 लू और यहां पे COH ले लू मेरे बच्चे। अब कहानी अभी भी वही बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी ये इंटरेस्टिंग है कि यहां पर रिंग में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। पर अगर स्ट्रेट चेन में हम बात करें तो स्ट्रेट चेन में 3 ही कार्बन है, 1 2 3। तो इसमें 3 कार्बन है, रिंग में 6 कार्बन है। बट फिर भी इस सिचुएशन में मेरे बच्चे, इन दिस सिचुएशन, अपना 3 मेंबर वाला 3 कार्बन वाला जो स्ट्रक्चर है यानी ओपन चेन जो है वो पैरेंट चेन है। यहां पर इन दिस केस ओपन चेन इज पैरेंट चेन। रीजन, सिंस इट हैज फंक्शनल ग्रुप। ये बात जगह थोड़ी सी कम थी इसलिए फंक्शनल को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका मतलब ये नहीं, मतलब आप समझिए क्योंकि मेरा कहने का मतलब क्या, हमेशा अगर रिंग में ज्यादा कार्बन है तो वही पैरेंट चेन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर रिंग के बाहर जो ओपन चेन है, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, इस तरह की चीजें आ गई जो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा देगा पैरेंट चेन बनने के लिए, तो आप उसी को पैरेंट चेन लोगे भले चाहे इसमें कम कार्बन है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है फिर आपके, अब ये तो पता चल गया कि
अगर सिर्फ हमारे पास साइड चेन में कम कार्बन है या ओपन चेन में कम कार्बन है और रिंग में ज्यादा कार्बन है तो रिंग पैरेंट चेन हो जाएगी। अगर ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड वगैरह आ गया तो उसमें भले चाहे कम कार्बन हो तब भी वही पैरेंट चेन रहेगा। और अगर इसमें ज्यादा कार्बन हुए, मतलब मान लो साइड में ज्यादा कार्बन हो गए, एक केस ये भी तो आ सकता है। मान लो रिंग में हमारे पास मेरे बच्चे 6 कार्बन है और हमारे पास इसके बाद 7 मेंबर का स्ट्रेट चेन है, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो अब नोटिस करो यहां पर ओपन चेन हैज 7 कार्बन, दिख रहा है? ओपन चेन में मेरे बच्चे 7 कार्बन है, बट रिंग में अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 तो रिंग में 6 कार्बन है, रिंग हैज 6 कार्बन। तो इसमें पैरेंट चेन कैसे लोगे मेरे बच्चे? इसमें पैरेंट चेन आप लोगे बड़ी ही आसानी से, जिसमें दरअसल में ज्यादा कार्बन है। ठीक है, तो यहां पर इस सिचुएशन में क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वगैरह कहीं नहीं है, डबल बॉन्ड कहीं नहीं है, तो ओपन चेन है 7 कार्बन, तो देयरफॉर ओपन चेन इज पैरेंट चेन। तो आपके मन में अब एक लाजमी सवाल आ रहा होगा, जो बच्चे ध्यान से मेरी बातों को सुनते आ रहे हैं, कि क्या होगा अगर दोनों में सेम कार्बन आ गए, यानी इधर भी जैसे मान लो 6 आ जाए, उधर भी 6 आ जाए। तो उसमें रूल आईयूपीएसी ने बता रखा है कि आप ओपन चेन को ही पैरेंट चेन मानोगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दोनों में 6 6 आ गए तो भाई आईयूपीएसी का रूल है कि यही पैरेंट चेन रहेगा, ओपन चेन इज पैरेंट चेन। तो जितने यूनिक केस आ सकते हैं तो मैंने आपको बता दिए, इसी के इर्द गिर्द आपके आप पास क्वेश्चन घूमेंगे, इससे भी और भी ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिक केसेस हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो याद रखना अगर ओपन चेन में कम कार्बन भी हैं, अगर ज्यादा कार्बन हुए तो ओपन चेन ही पैरेंट चेन हो जाएगी, रिंग के कंपैरिजन में ज्यादा कार्बन हो गए। पर अगर ओपन चेन में कम कार्बन है बट उसमें फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है और रिंग में नहीं है, तो आप ओपन चेन को ही पैरेंट चेन मानोगे। और अगर ओपन चेन को पैरेंट चेन माना तो नाम देने के लिए रिंग का क्या करेंगे? तो रिंग को मान लेंगे सब्स्टिट्यूएंट, जैसे मेथिल सब्स्टिट्यूएंट होता है, एथिल सब्स्टिट्यूएंट होता है, ऐसे ही ये 6 मेंबर की रिंग है तो आप इसे बोल दोगे साइक्लोहेक्सिल सब्स्टिट्यूएंट। अगर 3 मेंबर की रिंग होती तो साइक्लोप्रोपिल बोल देते, 4 मेंबर की रिंग होती तो साइक्लोब्यूटिल बोल देते, ऐसे आप करते। तो अगर साइकिल पैरेंट चेन नहीं है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, नेम वो आप समझ गए हो, साइकिल को सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे और उसके नाम के पीछे उसके नाम को एक एल्किल ग्रुप का नाम दे देंगे। साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा साइक्लोब्यूटिल, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोपेंटेन बन जाएगा साइक्लोपेंटिल। अगर ये सारे कंपाउंड्स एक पैरेंट चेन वाली रिंग की तरह बिहेव करने की बजाय एक एल्किल ग्रुप की तरह या सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करने लग जाए, और कब करेंगे? जब पैरेंट चेन ओपन चेन होगी। अब देखो जितनी बातें अपन ने करी हैं उन्हें एग्जांपल से अगर हम समझेंगे तो बड़े आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मान लो ये 3 मेंबर रिंग है मेरे पास मेरे बच्चे, और यहां पर मैंने COH लगा दिया और मैंने कहा इस कंपाउंड को आईयूपीएसी नेम दो। अब आपको रिंग दिखाई दे रही है, साथ में साइड में एक ओपन चेन दिखाई दे रही है। सबसे पहले सतर्क हो जाना कि अब मेरे बच्चे पैरेंट चेन ढूंढ सकते हैं हम। अब हो सकता है साइकिल पैरेंट चेन, हो सकता है ओपन चेन हो। तो अब देखो ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है ना, इसमें भी देखो ओपन चेन में 3 कार्बन है, 1 2 3, और रिंग में भी 3 कार्बन है, 1 2 3। इस कार्बन को चेन में काउंट मत कर लेना। अगर कोई भी कार्बन रिंग को बनाने में यूज होने लगा तो वो रिंग का हिस्सा है। ये कार्बन रिंग को नहीं बना रहा, बाहर है, तो ये रिंग का हिस्सा नहीं है, पर ये कार्बन रिंग को बनाने में यूज हो रहा है। इसके ये कार्बन डायरेक्टली रिंग के कार्बन से कनेक्टेड, रिंग के 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो अपने आप ये कार्बन रिंग को बनाने में यूज हो रहा है। कैसे पता चलेगा ये कार्बन रिंग को बनाने में यूज हो रहा है? अगर ये कार्बन रिंग के 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो ये रिंग को बनाने में यूज होगा, और अगर रिंग को बनाने में यूज हो रहा है तो इसे आप ओपन चेन में काउंट नहीं करोगे। तो पर ओपन चेन में अगर पैरेंट चेन ढूंढनी है अपने को तो वो 3 कार्बन की पैरेंट चेन हो जाएगी ना, बड़े आराम से। और अगर ये 3 कार्बन की पैरेंट चेन हो गई तो इसे नंबरिंग दे दो आप। नंबरिंग यहां से COH को हम चाहेंगे फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। अब ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया मेरे बच्चे। अब अगर ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? इस सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग बोलेंगे, 3 मेंबर का अगर साइक्लिक कंपाउंड होता तो इसे साइक्लोप्रोपेन बोलते। यहां पर क्योंकि एल्किल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा तो इसे साइक्लोप्रोपिल बोलेंगे।
और ये थर्ड कार्बन पे लगा तो उसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोपिल। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इसके बाद 3 मेंबर का स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन के लिए साइक्लो वर्ड रूट वर्ड के पहले लगाने नहीं, सीधे रूट वर्ड का इस्तेमाल करो। तो 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रोप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, और COH का कार्बन देखो पैरेंट चेन में नंबरिंग में यूज कर रहे हैं हम, तो इसे ओइक एसिड बोलोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, क्योंकि COH का कार्बन पैरेंट चेन में काउंट है, तो प्रोपेनोइक एसिड बोल दोगे आप इसे। तो ये आपके इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोपिल प्रोपेनोइक एसिड। मुझे उम्मीद है मेरी बात पकड़ में आ रही होगी आपको। ठीक है, चलें आगे देखें। चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं मेरे बच्चे। मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको पकड़ में आ रही हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अब वो हो सकता है आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना के दे दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। तो भी आप अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो उसे आप कंडेंस स्ट्रक्चर में या ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेना, फिर सॉल्व कर लेना। अभी फिलहाल मैंने आपके लिए ओपन स्ट्रक्चर बना के दे दिया है, देखो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैंने अभी बना के दे दिया, हो सकता है एग्जाम में ना आए और तब आपको पजल होगा। सेम चीज अगर वैसे आ गई बॉन्ड लाइन में, हो सकता है आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस करते ही रहना, बॉन्ड स्ट्रक्चर्स की, हाइब्रिडाइजेशन की, ज्योमेट्री की, नाम से कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर से कंपाउंड का नेम बनाना, कॉमन नेम बनाना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के फंडामेंटल्स है। जितना बेटर इन पे कमांड करोगे, आपको ट्रस्ट मी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेयर्स में पढ़ते हुए चलोगे, चेन फॉर्म में पढ़ते चलोगे, बड़े आराम से समझ में आएगी। अब देखो यहां पर भी वही है, पैरेंट चेन ढूंढना है। पैरेंट चेन तो बड़े आराम से क्या मिल जाएगी, स्ट्रेट चेन, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग सीवेज जहां से पास मोड़ेगा वहां से करनी है। ठीक है, तो 2 पे लगा है मेथिल, 3 पे लगा है क्लोरो और 4 पे लगा है साइक्लोहेक्सिल। ये साइक्लोहेक्सिल हो गया मेरे बच्चे। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देना है, तो हम लोग अल्फाबेटिकली 3 पे पहले कंपाउंड है तो उसे नाम देंगे 3 क्लोरो। फिर आप नाम दोगे मेरे बच्चे साइक्लोहेक्सिल की स्पेलिंग CY से स्टार्ट हो रही है, तो 4 पे साइक्लोहेक्सिल हो जाएगा। ठीक है, फिर मेथिल, 2 पे मेथिल लगा है तो 2 पर मेथिल। 4 कार्बन है पैरेंट चेन में, स्ट्रेट में है तो ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, 1 पे ओइक एसिड है तो ओइक एसिड लिख दो या 1 ओइक एसिड लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर क्योंकि ओइक एसिड की स्पेलिंग एक वॉवल से स्टार्ट हो रही है तो एन का ई हम हटा देंगे, ये हमने पढ़ा था, उसे याद रखने की जरूरत है। तो इस तरह से अगर साइकिल पैरेंट चेन नहीं है तो इस तरह से रूल्स फॉलो करके, मतलब फिर तो स्ट्रेट चेन ही हमारी पैरेंट चेन हो गई, उसे नंबर जैसे देते हो वैसे दोगे। और साइकिल जो ग्रुप है उसका एल्किल ग्रुप नाम क्या ले लोगे, जो भी उसका जो आईयूपीएसी नेम होता उस साइकिल का, साइक्लोप्रोपेन होता, ब्यूटेन होता, पेंटेन होता, आप उसके एन हटाकर इल लगा दोगे तो साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सिल बन जाएगा। अगर साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन था तो साइक्लोप्रोपिल हो गया, अगर यहां ब्यूटेन होता तो साइक्लोब्यूटिल हो जाता वो। अगर हमारा साइकिल पार्ट सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो उसके नाम के आखिर में इल आना चाहिए, तो एन हटाकर इल लगा दोगे। अब अगर ये बात पकड़ में आई है तो इसी की हेल्प से हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को नाम दे सकते हैं। देखो अब आपके मन में एक लाजमी सवाल आ रहा होगा मेरे बच्चे, और वो लाजमी सवाल ये होगा कि अभी तो हम लोग जो सब्स्टिट्यूएंट जो हम साइकिल ले रहे हैं उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट हम लगा ही नहीं रहे। मान लो यहां पे Cl लगा दिया और हम ऐसे बाहर COOH लगा दें, अभी भी पैरेंट चेन इसी को लेना पड़ेगा मजबूरी में, ये नंबरिंग अभी भी यहां से करेंगे। पर अब ये जो कंपाउंड है, ये जो हमारा एल्किल ग्रुप है, ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम तो साइक्लोहेक्सिल नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें तो क्लोरो भी लगा है। अब इसको नाम कैसे दें, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अब उसी का हम लोग तरीका पढ़ेंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हमें गिवन है तो इनका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। पर क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा ना खिंच जाए, इसके लिए इसे हम लोग अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे क्योंकि है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो आज के लेक्चर में मैंने साइक्लिक कंपाउंड्स के सारे रूल्स आपको बता दिए, हर एक यूनिक एग्जांपल के साथ। अच्छा वीडियो अगर स्लो था तो आप उसे चाहो तो 2x की स्पीड पे भी देख सकते हो ताकि आप चीजें जल्दी जल्दी कवर अप कर पाओ। तो इसे हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे और इसके साथ साथ फिर हम लोग कोशिश करेंगे बेंजीन के जो कंपाउंड्स हैं उनके भी कॉमन नेम वगैरह अगली क्लास में हम पढ़ पाएं। ठीक है, तो आई होप यहां तक की सारी चीजें आप लोगों को पकड़ में आई होंगी, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट्स आते रहे उन्हें डिस्कस करते रहो। आप चाहो तो डाउट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मुझ तक रीच आउट करने के सारे सोशल मीडिया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।
जम के पढ़ाई करते रहिएगा भैया, ठीक है। और जो भी डाउट्स हो जरूर आप उन्हें कंसल्ट करिए और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए, तभी आप ज्यादा इंप्रोवाइजेशन अपने अंदर ला पाओगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन।